हेलो फ्रेंड्स, मैं अवनीश सिंह। अपने इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ने के बाद अब स्टेट गवर्नमेंट पढ़ना स्टार्ट किए हैं। मतलब सेंट्रल की पूरी चीजें पढ़ने के बाद अब हम स्टेट वाले पार्ट में एंटर किए हैं, जिसमें गवर्नर हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। मतलब गवर्नर हमने कंप्लीट कर लिया है। एग्जैक्टली हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के ही कॉपी के फॉर्म में व्यवस्थाएं अपनाई है। जैसे कि हम जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है, तो प्रेसिडेंट है। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट में सबसे ऊपर कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं। ये हमने कल पढ़ लिया है। उसके बाद स्टेट में दो व्यवस्थाएं हैं, एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली की, जिसको हम लोअर हाउस बोलते हैं, है ना, और दूसरा क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम अपर हाउस बोलते हैं। हालांकि ये व्यवस्था लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो व्यवस्था है वो सभी स्टेट्स में नहीं है। कुछ स्टेट में है लेजिस्लेटिव काउंसिल, कुछ स्टेट में नहीं है। और यहां पर इन दोनों के बीच में जैसा हमने मतलब प्रेसिडेंट और वहां पर लोकसभा के बीच में हमने कम्युनिकेशन चैनल देखा था, कौन थे? पीएम थे। वैसे ही यहां पर स्टेट लेवल पे गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली के बीच में जो कम्युनिकेशन चैनल है वो कौन है? हमारे सीएम है। क्लियर है? तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है सीएम का। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सीएम कौन होंगे? तो ये अपॉइंटेड हैं। किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। कहां से आते हैं? तो जनता, मतलब इलेक्टेड हैं या नॉमिनेटेड भी हो सकते हैं अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल के हैं। तो बस ये ध्यान रखना कि ये कौन है? लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी हैं। मतलब जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली में पार्टी है, मेजोरिटी पार्टी, उसके लीडर हैं। तो कुछ मोटी चीजें हैं जो आपको हमेशा याद रखना है, किसी भी तरीके से भूलना नहीं है। क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स लाओगे, एमसीक्यूज लगाते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। चीफ मिनिस्टर द रियल हेड और द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन स्टेट्स। आप जानते हैं कि भारतीय राज्यों में जो भी हमारे राज्य की व्यवस्था है उसमें जो रियल हेड है, डिफेक्टो और डिजोर, दो टर्म हमने पढ़ा था, रियल हेड और नॉमिनल हेड। रियल हेड का मतलब जो मेन सारे काम को, सारे फंक्शन को कर रहा है। जैसे आप अगर किसी भी स्टेट का एग्जांपल उठाइए, जैसे कि हम यूपी चलते हैं, तो यूपी में जब भी हम देखते हैं तो किसको देखते हैं? योगी जी को, कि हमारे योगी बाबा जो सीएम है वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। हमेशा न्यूज में योगी जी आते हैं। हालांकि गवर्नर भी आते हैं पर बहुत कम, ठीक है। लेकिन जितने भी योगी जी काम करते हैं, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के काम होते हैं, वो किसके नाम से होते हैं? गवर्नर के नाम से। तो रियल हेड आपको समझ आया? रियल हेड जो है वो सीएम है। नॉमिनल हेड मतलब जिनके नाम पे सारे काम हो रहा है वो कौन है? गवर्नर है। क्लियर है? तो देखिए, इंडियाज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, the chief minister stands as the cornerstone of state government। क्लियर है? चीफ मिनिस्टर जो है वो मेन कार्यकर्ता है, कर्ता धर्ता है हमारे स्टेट के लिए। क्लियर है? while the governor serve as the constitutional head of the state। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट कौन है? तो वो गवर्नर है, क्योंकि सारे स्टेट के काम गवर्नर के साइन से ही होते हैं और उन्हीं के नाम पे होते हैं। द चीफ मिनिस्टर wields the real executive power, leading the state government and the shaping policies that directly impact millions of citizens। क्लियर है? तो मिलियन ऑफ सिटीजन्स के लिए जो भी लॉ, रूल, रेगुलेशन बनाने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? सीएम और उनकी मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो लोग मतलब इलेक्टेड मेंबर्स कर रहे हैं, जिसमें मेन सीएम कर रहे हैं। और किसके नाम से हो रहा है? तो गवर्नर के नाम से हो रहा है। This comprehensive guide explores the constitutional framework, power and responsibilities that define this pivotal role in India's federal structure। फेडरल स्ट्रक्चर के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये हम जानते हैं, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। चलिए, पोजीशन एंड रोल इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। इनका मतलब स्टेट का जो सिस्टम है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, गवर्नर, इनके बीच में इनके रोल क्या होंगे? तो डिजोर वर्सेस डिफेक्टो अथॉरिटी। ये हमने देखा है कि डिजोर या डिजोर, तो गवर्नर जो है वो कौन है? डिजोर मतलब नॉमिनल हेड है या डिजोर हेड है, मतलब जिनके नाम पे काम होता है वो गवर्नर है। कर्ता धर्ता कौन है? पूरा चीफ मिनिस्टर है। रियल एग्जीक्यूटिव, डिफेक्टो। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि डिफेक्टो किसके लिए यूज किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट में, या रियल हेड स्टेट में कौन है? तो वो है चीफ मिनिस्टर। नॉमिनल हेड कौन है? तो गवर्नर है। हमने कल पढ़ा भी था इस चीज को बहुत डिटेल में। इंडियाज स्टेट गवर्नेंस ऑपरेट्स ऑन डुअल एग्जीक्यूटिव मॉडल। द गवर्नर रिप्रेजेंट्स द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, डिजोर, हमने भी पढ़ा डिजोर, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट
एंड सर्विंग एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करते हैं। हमने कल पढ़ा भी था कि बार बार इन पे एलिगेशन ऐसा लगता है कि ये एजेंट ऑफ सेंटर है, ठीक है, केस भी पढ़ा था उसके लिए, तो ये है। However, the chief minister embodies the real executive power de facto, functioning as the head of state government। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट या हेड ऑफ गवर्नमेंट के फॉर्म में कौन काम करता है, तो हमारे सीएम करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के फॉर्म में स्टेट में कौन काम करता है, तो वो गवर्नर करते हैं। क्लियर है? दिस स्ट्रक्चर मिरर्स द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर एट यूनियन लेवल। आप जानते हैं कि एग्जैक्टली जब हम इसको स्टडी करते हैं, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं, नहीं चाहें तो मत भी देखो, कोई जरूरी थोड़ी ना है, आपके ऊपर है वो तो, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जैक्ट कॉपी दिख रहा है, वहां पर प्रेसिडेंट है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में कौन है, तो हमारे गवर्नर है। वहां सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है, पीएम है। स्टेट गवर्नमेंट में कौन है, सीएम है। वहां पर भी सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यहाँ पर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। तो ऐसा लगता है कि पूरी कॉपी है ये। क्लियर है? देखिए, या उसका मिरर इमेज है। इंश्योरिंग डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी वाइल मेंटेनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल कंटिन्यूटी, द चीफ मिनिस्टर लीड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड इज डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर है? ये कहां से है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कहां इनको मेजोरिटी मिला हुआ है, तो इलेक्टेड मेंबर्स ने इनको वो कर रखा है। क्लियर है? मतलब इलेक्ट कर रखा है, और इलेक्टेड मेंबर के मेजोरिटी पार्टी के ये चीफ मिनिस्टर जो है वो मुखिया हैं, ऐसे याद रख लीजिए। देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपॉइंटमेंट के लिए जो प्रोसीजर है, कैसा होगा, क्या होगा, कब होगा, क्यों होगा, ये सभी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। मतलब यहां पर थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी अपनाई गई है। हाँ, ये क्लियरली मेंशन है कि चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर करेंगे। क्लियर है? दो तीन चीजें और इसके साथ याद रख लीजिए कि चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट होने के बाद मेजोरिटी प्रूफ करना जरूरी है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा, मेजोरिटी पार्टी के लीडर को ही हम चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, तो हाँ, इन जनरल टर्म में बना रहे हैं, लेकिन पहले मेजोरिटी प्रूफ करना जरूरी है, पहले अपॉइंटमेंट जरूरी है। तो पहले अपॉइंटमेंट जरूरी है, मतलब पहले एक पर्सन को गवर्नर चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, और फिर 1 महीने का टाइम दिया जाएगा कि आप विद इन अ मंथ क्या कीजिए, आप मेजोरिटी प्रूफ कीजिए। कहां पे? लेजिस्लेटिव असेंबली में। क्लियर है? फिर उसके बाद क्या कोई पर्सन जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, उसको भी हम सीएम बना सकते हैं? तो हाँ, बराबर बना सकते हैं। किसी भी पर्सन को सीएम बनाया जा सकता है, किसी मतलब जो मेजोरिटी पार्टी जिसको बोल दे। बस शर्त यह है कि 6 महीने के अंदर उनको मेंबरशिप ऑफ आइदर हाउस लाना पड़ेगा, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, किसी के भी मेंबर हो सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाएगा एग्जाम में कि क्या सीएम हमेशा लेजिस्लेटिव असेंबली के ही मेंबर होते हैं? तो नहीं, वो लेजिस्लेटिव असेंबली के भी हो सकते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर अपॉइंटिंग द चीफ मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 164, दो इट डिलिबरेटली अवॉइड प्रेस्क्राइबिंग डिटेल्ड प्रोसीजर। क्लियर है? यहां पर डिटेल प्रोसीजर नहीं बताया गया है क्या होगा। दिस फ्लेक्सिबिलिटी अलाउज द सिस्टम टू अडॉप्ट वेरियस पॉलिटिकल सिनेरियोज व्हाइल फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस। क्लियर है? एज पर नीड, जैसे जरूरत लगे, जैसे गवर्नर के पास कुछ उनके डिस्क्रिशनरी पावर भी हैं, तो उसका भी वो टाइम टू टाइम यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो मेजोरिटी पार्टी नहीं है, कुछ ऐसी स्थिति आ गई, तो हम देखते हैं कि यहां पर क्या है। जो पहला हमारा है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप याद रखना कि ये चार जो बातें हैं, ये चारों बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, पहला क्या है, नॉर्मल सिनेरियो, एकदम सामान्य कंडीशन। सामान्य कंडीशन में क्या हुआ, इलेक्शन हुआ, पार्टीज आई, लेजिस्लेटिव असेंबली में इनकी बैठक हुई, हमें क्लियर मेजोरिटी की एक पार्टी दिख रही है। उस मेजोरिटी की पार्टी से पूछा गया कि बताइए आपके लीडर कौन है, मतलब लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी कौन है, तो बता देंगे कि हमारे नेता ये हैं और उनको गवर्नर अपॉइंट कर देंगे। जनरल कंडीशन ये है। अब चलिए देखना शुरू करते हैं। द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन लेजिस्लेटिव असेंबली एज चीफ मिनिस्टर। बताया मैंने कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी मेजोरिटी पार्टी है उनके लीडर को चीफ मिनिस्टर गवर्नर अपॉइंट कर देंगे। दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड अपॉइंटमेंट प्रोसेस। ये बहुत ही साधारण और स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप जानते हैं कि सामान्य कंडीशन है कि आए
मेजोरिटी की पार्टी आई, उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि हमारे मेजोरिटी की पार्टी के लीडर हैं और उनको सीएम अपॉइंट कर दिया गया, रिफ्लेक्टिंग क्लियर इलेक्टोरल मैंडेट्स। क्लियर है, जो भी पार्टी आई है इलेक्शन में उनको वो मिला हुआ है। दूसरी बात क्या है कि अगर हंग असेंबली है तो जैसे मान लो कोई मेजोरिटी की पार्टी क्लियर, एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिला है, तब क्या किया जाएगा? तो गवर्नर डिस्क्रिशनरी पावर का यूज कर सकते हैं। जैसे व्हेन नो सिंगल पार्टी हैज अ क्लियर मेजोरिटी द गवर्नर एक्सरसाइज डिस्क्रिशन। क्लियर है, टिपिकली द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी और प्री इलेक्शन coalition is invited first to form government and prove majority support। क्लियर है, क्या किया जाएगा? जो प्री इलेक्टेड या प्री इलेक्शन के पहले की कोलिजन गवर्नमेंट है या कोलिजन के पार्टी है, उसको गवर्नमेंट नहीं पार्टी है, उसको गवर्नर कहेंगे कि आप आइए, आप बताइए हम किसको सीएम बना दें, देन आफ्टर आप मेजोरिटी प्रूफ कर पाएंगे। क्या मेजोरिटी प्रूफ कर पाएंगे? तो मतलब उनको मेजोरिटी अगर प्रूफ करने का वो आश्वासन देते हैं तो उनके जो भी लीडर होंगे उनको सीएम बना दिया जाएगा और उनको 1 मंथ के अंदर बोला जाएगा कि आपको मेजोरिटी प्रूफ करना है। तीसरी बात, फ्लोर टेस्ट, मतलब इन दोनों कंडीशन में से किसी को भी बनाया गया उसको मेजोरिटी प्रूफ तो करना ही है। तो देखिए फ्लोर टेस्ट क्या है, मेजोरिटी प्रूफ करने का तरीका है 1 महीने के अंदर आप मेजोरिटी प्रूफ कर दीजिए फ्लोर पे, मतलब हाउस में, तो हो जाएगा, आपका गवर्नमेंट चलती रहेगी। अदरवाइज 30 दिन के बाद आपकी गवर्नमेंट गिर जाएगी अगर मेजोरिटी प्रूफ नहीं करते हैं तो देखिए द अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर मस्ट डेमोन्स्ट्रेट मेजोरिटी सपोर्ट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। क्लियर है, यूजुअली विद इन 1 मंथ। ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि चीफ मिनिस्टर पहले मेजोरिटी प्रूफ करते हैं बाद में, तो पहले अपॉइंट होते हैं, देन उसके बाद विद इन 1 मंथ, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कितने दिन, तो जनरल कंडीशन में विद इन 1 मंथ के अंदर इनको मेजोरिटी प्रूफ करना पड़ता है। किसमें? लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, दिस क्रूशियल स्टेप वैलिडेट्स द गवर्नमेंट्स लेजिटिमेसी एंड राइट टू गवर्न। क्लियर है, याद रखना। चौथी बात क्या है कि मेंबर, क्या कोई पर्सन जो मेंबर नहीं है वो भी बन सकता है? तो हाँ, वो बन सकता है। 6 महीने के अंदर उसको मेंबरशिप लानी होगी, या तो इलेक्ट हो जाए या लेजिस्लेटिव काउंसिल में या कहीं लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेनली नॉमिनेट हो जाए गवर्नर के द्वारा। कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा से लोगों को अपॉइंट किया जाता है वहां पे डायरेक्ट। तो देखिए मेंबरशिप रिक्वायरमेंट, अ पर्सन नॉट करेंटली अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी अपॉइंटेड सीएम। क्लियर है, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं है उनको भी हम सीएम अपॉइंट कर सकते हैं। देखिए, बट मस्ट सिक्योर इलेक्शन टू आइदर हाउस विद इन 6 मंथ। मेंबरशिप आप याद रख लो कि 6 महीने के अंदर उनको मेंबरशिप लाना पड़ेगा और सीज टू होल्ड ऑफिस। अगर 6 महीने में मेंबरशिप नहीं लाते हैं तो ऑफिस से हाथ धोना पड़ेगा, मतलब गए। चलिए देखते हैं सरकारिया कमीशन गाइडलाइंस फॉर द अपॉइंटमेंट। आप जानते हैं सरकारिया कमीशन बहुत ही हमारे पॉलिटी में इंपॉर्टेंट कमीशन रहा है। ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन को, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के बेटरमेंट के लिए अपॉइंट किया गया था कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन में क्या क्या अच्छा किया जा सकता है, मतलब सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए अपॉइंट किया गया था। और इनके बहुत सारे रिकमेंडेशंस थे जिसमें अलग अलग पार्ट में हम इनके रिकमेंडेशंस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सीएम के रिस्पेक्ट में इनने क्या रिकमेंडेशन दिया है देखिए। तो सरकारिया कमीशन क्वेश्चन ये भी पूछ देता है मैच द कॉलम में किससे संबंधित है, तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन से संबंधित है। नहीं तो कई बार क्या होता है हम गवर्नर में देख लेते हैं या सीएम में देख लेते हैं या कहीं और देख लेते हैं, तो हमें लगता है कि बस इसी के लिए तो बना था सरकारिया कमीशन। नहीं, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए बना था, याद रखिए। द सरकारिया कमीशन 1983 to 88 provided crucial recommendations to guide governors in appointing chief ministers during uncertain political situation। देखिए, अगर नॉर्मल कंडीशन है तो आपने तो देख ही लिया, या तो मेजोरिटी की सिंगल पार्टी हो, वो बता दें कि हमारे सीएम ये होंगे, उनको हमने अपॉइंट कर दिया, मतलब हमने क्या, गवर्नर ने अपॉइंट कर दिया। या कोलिजन की गवर्नमेंट हो, उनसे पूछ लिया कि भाई बता दीजिए आपके लीडर कौन है, वो बता देंगे, उनको कर लिया गया। उन्होंने फ्लोर टेस्ट करवाया 30 दिन के अंदर, मेजोरिटी प्रूफ कर दिया, 5 साल तक बने रहेंगे, मतलब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे बने रहेंगे, या जब तक मेजोरिटी है 5 साल तब तक बने रहेंगे, फिर इलेक्शन हो जाएगा, चले जाएंगे, अगर फिर जीत गए तो फिर बन जाएंगे। ऐसी कंडीशन है। अगर वो नॉर्मल कंडीशन नहीं है, अनसर्टेन कंडीशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, तो क्या किया जाएगा? दीज गाइडलाइन एम टू एंश्योर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स आर अपहेल्ड व्हाइल रिस्पेक्टिंग फेडरल बैलेंस। क्लियर है, पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है। ये क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें? सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशंस में से निम्न में कौन सा रिकमेंडेशन नहीं है, मतलब सरकारिया आयोग के सुझाव में से कौन सा एक सुझाव नहीं है या कौन सा से सुझाव हैं, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो याद रखना, कोशिश किया है हमने कि सारे जो चैप्टर की मजबूत मतलब मोटी चीजें जो इन डेप्थ
चीजें हैं जिससे हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाए, उनको हम कवर करने की कोशिश किए। तो देखिए, प्री पोल्ड अलायंस, फर्स्ट प्रेफरेंस टू द पार्टीज। अच्छा, इनको सीक्वेंस में याद करना कि पहला ये नहीं तो फिर ये नहीं तो ये, ऐसा कुछ याद रखना, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट प्रेफरेंस टू पार्टीज और कोलिजन दैट फॉट इलेक्शन टुगेदर एंड सिक्योर द वाइडेस्ट सपोर्ट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर है? ऐसे पार्टी को प्रेफरेंस दिया जाएगा, पार्टी या पार्टीज को प्रेफरेंस दिया जाएगा जो कोलिजन की गवर्नमेंट में आई है, मतलब इलेक्शन के पहले, और वाइडेस्ट सपोर्ट इनको लेजिस्लेटिव असेंबली में मिली हुई है। दूसरा क्या? लार्जेस्ट सिंगल पार्टी। अगर ये भी नहीं है तो क्या? किसी सबसे बड़ी पार्टी को बोला जाएगा कि देखो आप कुछ मेंबर्स की व्यवस्था करो कैसे भी, और आप अगर चाहते हो या आपको लगता है कि आप फ्लोर टेस्ट में मेजोरिटी प्रूफ कर दोगे तो बता दो, हम आपके सीएम को बना देते हैं, आपके लीडर जो भी हैं, और फिर आप फ्लोर टेस्ट करवा लो। तो ये ऐसा है। इफ नो प्री पोल्ड अलायंस हैज मेजोरिटी, मतलब इनमें अगर मेजोरिटी नहीं मिला तो क्या? तो सेकंड ऑप्शन पे चलना पड़ेगा। ये है, इनवाइट द लार्जेस्ट सिंगल पार्टी दैट कैन डेमोन्स्ट्रेट सपोर्ट फॉर फ्रॉम अदर पार्टीज और इंडिपेंडेंट। क्लियर है? एक ऐसी लार्जेस्ट पार्टी को ले आया जाएगा जो सपोर्ट ले ले किससे? दूसरे पार्टी से, या कोई इंडिपेंडेंट मतलब निर्दलीय लोगों की सपोर्ट उसको मिल जाए और वो मेजोरिटी प्रूफ कर सके, ऐसा। क्लियर है? या कई सारे पार्टीज का सपोर्ट ले ले, कुल मिलाकर के इनको मेजोरिटी प्रूफ करना है फ्लोर पे। तीसरा क्या है? अगर दूसरा भी नहीं फुलफिल हुआ तो तीसरे पे चलेंगे, पोस्ट पोल कोलिजन। कंसीडर पोस्ट इलेक्शन कोलिजन वेयर ऑल पार्टीज ज्वाइन द गवर्नमेंट एंड शेयर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गवर्नेंस। क्लियर है? आसान है, बहुत टफ नहीं है। आउटसाइड सपोर्ट एज अ लीस्ट रिसॉर्ट। क्लियर है? कंसीडर पोस्ट पोल अलायंस विथ आउटसाइड सपोर्ट थ्रू दीज आर जनरली लेस स्टेबल अरेंजमेंट। क्लियर है? अब ऐसी स्थिति बन रही है कि जहां पर हर तरह के लोग बैठे हुए हैं, पूरे लोग बैठे हुए हैं, कोई किसी एक आइडियोलॉजी के साथ नहीं बैठा तो कभी भी सरकार गिर जाएगी। क्लियर है? तो ये मतलब एक बहुत व्यवस्थित व्यवस्था नहीं है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि स्टेबल व्यवस्था नहीं है। पर जब तीनों ही फुलफिल नहीं हो रहा तो क्या करेंगे? चौथे में कुछ तो करना पड़ेगा ना, सरकार तो बनानी है। बार बार अगर इलेक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट खर्चा होता है, इलेक्शन कमीशन को मेहनत करना पड़ा। मेहनत तो ठीक है, खर्चा होता है, फिर जनता भी परेशान, पुलिस प्रशासन परेशान, सब कुछ। तो व्यवस्थाएं कायम रखने के लिए चौथा ऑप्शन ये है, मतलब एटलीस्ट और एट लास्ट ऑप्शन में ये भी अपनाया जा सकता है। चलिए, ओथ, टर्म एंड रेम्युनरेशन। अब देखिए, ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला लाइन यही पूछा जाता है हमसे एग्जाम में कि सीएम जो है वो किसका ओथ लेते हैं? तो ऑफिस एंड सीक्रेसी का ओथ लेते हैं। यहां पर हमारा 80% काम कंप्लीट हो गया। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। बिफोर अज्यूमिंग ऑफिस द चीफ मिनिस्टर टेक्स अ सोलमन ओथ एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर। क्लियर है? पहली बात ये ध्यान रखना कि चीफ मिनिस्टर को ओथ कौन दिलाता है? तो गवर्नर दिलवाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, या किसके सामने ओथ लेते हैं? तो गवर्नर के सामने लेते हैं। किस चीज का? दिस ओथ इनकम्पासेस 4 क्रिटिकल कमिटमेंट्स। ठीक है? तो कितने क्रिटिकल कमिटमेंट्स हैं इसमें? 4, और एडिशनली क्या लेते हैं वो? ऑफिस ऑफ सीक्रेसी का लेते हैं। ऐसे याद रख लो। बियरिंग ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है? ट्रू फेथ एंड एलिजेंस है इनको किसके लिए? भारत के संविधान के लिए। क्लियर है? तो ही आएंगे। अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है? सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को बनाए रखेंगे। ठीक है? फेथफुली एंड consistently discharging duties and doing right to all manner of people without fear, favor, affection और ill will। क्लियर है? बिना किसी डर के, जनता को ध्यान में रखने के लिए, जनता के वेलफेयर के लिए, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी डर के, बिना किसी के इन्फ्लुएंस के अपने ड्यूटी को परफॉर्म करते रहेंगे। दूसरा क्या है? सिक्रेसी की बात कर रहे हैं हम। एडिशनली द सीएम टेक्स एन ओथ ऑफ सिक्रेसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये गवर्नमेंट के एजेंडा या वो बातें जो नहीं बतानी है, या जो भी सरकार की बातें हैं कि इनको पता चलता है, वो ये लीक नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन में। क्लियर है? प्लेजिंग नॉट टू डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल मैटर्स दैट कम टू देयर नॉलेज इन द कोर्स ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज। क्लियर है? अपने ऑफिशियल ड्यूटीज से संबंधित कोई भी बात ऐसा जो डिस्क्लोज करने लायक नहीं है, हो सकता है गवर्नमेंट पॉलिसीज हो सकती हैं, कुछ ऐसी सीक्रेट बातें हो सकती हैं, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बातें हो सकती हैं आपस में, वो कहीं भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे जब तक कि कानून उसकी
इजाजत नहीं देता है, ठीक है, मतलब कानून के दायरे में रहकर इनको काम करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। टर्म एंड सैलरी स्ट्रक्चर, तो टर्म के लिए एक लाइन में अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, पर कभी मान लो डिटेल में पूछ दिया जाए कि क्या प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ऐसा हुआ कि इनके 5 साल का टर्म फिक्स ही नहीं है, कभी भी प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, तो हाँ, पर एक बात और याद रखना कि एसआर वोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एसआर वोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, याद रखना, नाम लिख देता हूं मैं, ये 1994 है, कहीं कंफ्यूजन हो तो देख लेना, 1994 का ये केस है, एसआर वोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि देखो, जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है ना, वो कुछ ऐसा है कि जब तक इनको लेजिस्लेटिव असेंबली में सपोर्ट मिला हुआ है, मतलब ये मेजोरिटी में है, इनको कोई हटा नहीं सकता। क्यों? तो भाई देखिए, अगर मान लो इनने हटा दिया और फिर पूछा गया फ्लोर टेस्ट में कि भाई मेजोरिटी पार्टी कौन है, तो पता चलेगा कि ये तो यही लोग हैं। उनसे पूछा गया कौन सीएम, तो बोलेंगे यही जिनको आपने अभी हटाया वही हमारे सीएम रहेंगे। तो इस तरीके से जब तक मेजोरिटी प्राप्त है तब तक ये 5 साल तक जनरल कंडीशन में बने रहेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। अनलाइक फिक्स्ड टर्म इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, मतलब प्रेसिडेंशियल सिस्टम में फिक्स टर्म होता है। द चीफ मिनिस्टर होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ गवर्नर। क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना कि प्लेजर ऑफ गवर्नर पे काम करते हैं ये, ठीक है। हाउएवर दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटी, द सीएम एक्चुअली सर्व एज लॉन्ग एज दे कमांड मेजोरिटी सपोर्ट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। मैंने अभी बताया किस केस में, एसआर वोमई केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, याद रखना। केसेस हमसे एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। एग्जामिनर को पता है कि बच्चा क्या करता है, कई बार 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक तो सिर्फ केस पढ़ रहे हैं, दूसरे होते हैं जो सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, एक होते हैं जो कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों को मिलाकर पढ़ रहे हैं, वो बच्चा हमेशा पास होता है। तो आपको दोनों पे काम करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैं दे दूंगा, फैक्ट थोड़े आपको रटने पड़ेंगे, कोई उपाय है नहीं। अगर एग्जाम पास करना है तो जिस रास्ते पे चले हो वहां आपको पढ़ना तो पड़ेगा। द स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइंस द सीएम सैलरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इनको कहां से मिलेगा, स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से मिलेगा पैसा, और वहां पर भी पीएम वगैरह की सैलरी कौन डिसाइड कर रहा था, पीएम या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सैलरी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी पार्लियामेंट खुद डिसाइड कर रही थी। तो यहां भी स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा किसके, सीएम और एमएलए एमपी एमएलसीज की सैलरी। क्लियर है? डिटरमाइन द सीएम सैलरी एंड अलाउंसेस व्हिच इंक्लूड देयर एमएलए एमएलसी सैलरी। क्लियर है? मतलब एमएलए और एमएलसी की भी सैलरी जो है वो अगर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो, ठीक है ना। मतलब हमारे स्टेट में 2 बातें हो सकती हैं, गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली। सॉरी, लेजिस्लेटिव असेंबली ये हटा देते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके जो मेंबर होंगे वो क्या कहलाएंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब एमएलसीज और एमएलएज, ये याद रखेंगे आप, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये स्टेट में परमानेंट हाउस है, ये टेम्पररी हाउस है, ये लोअर हाउस है और ये अपर हाउस है, ठीक है ना, अपर हाउस, ऐसे याद रख लो। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस है, लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस है, ठीक है। तो देखिए एमएलए और एमएलसीज की सैलरी यहां पर, और सपोर्टरी अलाउंस, फ्री ऑफिशियल एकोमोडेशन एंड कंप्रिहेंसिव ट्रेवल एंड मेडिकल फैसिलिटीज। देखो कुल मिलाकर के फोन, ट्रेवल, हेल्थ, इन सब के लिए इनको एक्स्ट्रा भत्ते दिए जाएंगे सैलरी के अलावा। लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस थ्रू अ वोट ट्रिगर्स आइदर रेजिग्नेशन और डिसमिसल। कुल मिलाकर के अगर इनने हाउस में फ्लोर टेस्ट में कहीं भी ये पास कर दिया, कॉन्फिडेंस को फेल कर दिया, मतलब इनकी मेजोरिटी प्रूफ नहीं हो रही है, तो फिर इनको या तो रेजिग्नेशन देना पड़ेगा या इनको रिमूव कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा। अब ये होता कैसे है, जैसे मान लो कि एक पार्टी मेजोरिटी में है और इसमें से कुछ एमएलए उठ करके दूसरी पार्टी में चले गए, कुछ हो गया सेटिंग वेटिंग आप जानते हैं, या आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो उठ करके चले गए। अब रात में जो अपोजिशन पार्टी है वो देख लिया कि भाई इतने लोग मेरे पास आ गए, अब तो मैं ज्यादा उसमें आ गया, मेजोरिटी में आ गया, तो मैं ऐसा करता हूं कि धीरे से कुछ सेटिंग कर लेता हूं, और जा करके गवर्नर से सेटिंग करने के बाद जाकर के गवर्नर से बोले, गवर्नर साहब, बोले हाँ देखिए ये लोग मेजोरिटी में नहीं है जो रूल कर रहे हैं, हम लोग मेजोरिटी में। बोले कैसे? बोले हैं, बोले चलो चलो कल मिलते हैं।
तो कल ये लेजिस्लेटिव असेंबली में फ्लोर टेस्ट करवा लेंगे, कितने लोग इनके साथ हैं, कितने लोग नहीं हैं। तो जैसे वोटिंग होगी, मेजोरिटी प्रूफ करने के लिए फ्लोर टेस्ट होगा, उसमें अगर रूलिंग पार्टी में मान लो पता चला कि मेजोरिटी लूज कर दिया, तो फिर अपोजिशन को बोला जाएगा कि अब ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसी चीजें हो गई हैं, अब ये सरकार तो गिर गई, अब अपोजिशन के पास ऑप्शन है, अगर वो मेजोरिटी प्रूफ कर दे तो फिर उनके सीएम बना दिए जाएंगे। तो ऐसी चीजें चलती हैं, थोड़ा याद रख लेना। सेंट्रल गवर्नमेंट में हमने डिटेल में पढ़ा था, और वाह क्या ग्राफिक्स है हमारे, आप मतलब सोच नहीं सकते, ऐसा लग रहा है कि हम लोग प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, मजा आ जाए। ठीक है, पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड, कहां गए तुम, इधर आओ, गवर्नर रिलेशन, क्लियर है। देखिए यहां पर हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, और फिर यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, और बढ़िया क्या ही व्यवस्थाएं हैं। चलिए इस पे ध्यान मत दीजिए, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ये तो डिजाइन डालने वाले का काम है, जिसने डाल दिया अच्छी बात है, डाल दिया तो डाल दिया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, एग्जैक्टली एआई ने डाला होगा ये डिजाइन। द चीफ मिनिस्टर एक्सरसाइजेस कंप्लीट कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आपने पढ़ा है कि एक चीफ मिनिस्टर होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, हेडेड बाई सीएम होगा, ठीक है, मतलब एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर के अंदर में लोग काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, कंट्रोल किसके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कंट्रोल किसका होगा, चीफ मिनिस्टर का होगा। द गवर्नर कैन ओनली अपॉइंट मिनिस्टर्स ऑन द सीएम्स एडवाइस। हमने वहां पे पढ़ा था कि प्रेसिडेंट पीएम को अपॉइंट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, और उसके बाद पीएम से पूछा जाता है कि बताइए किस किस को मिनिस्टर बना दें, और वो जिस जिसका नाम रिकमेंड करते हैं वो मिनिस्टर बना दिए जाते हैं। एक चीज और, मान लो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया या कुछ और हो गया, तो मिनिस्टर को बोलेंगे कि आप रिजाइन मारिए, अगर वो रिजाइन नहीं दे रहे तो वहां पे प्रेसिडेंट को बोल देंगे कि सुनो इनको कल्टी मरवाओ, रिमूव कर दो, या पूरा पोर्टफोलियो शफल कर सकते हैं, रीशफल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जैसा वहां पे प्राइम मिनिस्टर है वैसे ही यहाँ पे सीएम है। अगर सीएम को लगता है कि अब पोर्टफोलियो सफल करना है तो सफल कर देंगे, रीशफल करना है, सॉरी रीशफल करना है तो रीशफल कर देंगे। किसी मिनिस्टर को बोल सकते हैं कि आप रिजाइन दीजिए, या मिनिस्टर को हटवा सकते हैं गवर्नर को बोल के, ठीक है, सीएम के केस में बात कर रहा हूं, स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट का तो बता ही दिया है। द सीएम एलोकेट्स एंड रीशफल्स पोर्टफोलियो, क्लियर है, प्रेसाइड्स ओवर काउंसिल मीटिंग्स, ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल मिनिस्ट्रियल एक्टिविटीज, क्लियर है, सारे मिनिस्ट्रियल एक्टिविटी इनके अंडर में हो रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन भी इन्हीं का होगा, प्रेसाइड भी यही करेंगे। क्रूशियली द सीएम कैन रिक्वेस्ट अ मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि आप रिजाइन दीजिए अगर नहीं दे रहे हैं और उनको हटाना ही है, और एडवाइज द गवर्नर टू डिसमिस देम, क्लियर है। इफ द चीफ मिनिस्टर रिजाइंस और डाइज, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना कि हम प्राइम मिनिस्टर में देखे थे कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन लगा दिया तो उस रेजिग्नेशन के बाद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रिजाइन माना जाएगा। वैसे ही यहां पे है, अगर किसी भी कंडीशन में सीएम ने रिजाइन दे दिया तो स्टेट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन माना जाएगा। या आप दूसरी व्यवस्था में ये भी कह सकते हैं कि अगर सीएम की डेथ हो गई, मतलब सीट वैकेंट हो गया, तो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन मारा जाएगा। दूसरा, कम्युनिकेशन चैनल, अब आप जानते हैं कि किसके लिए है, एड एंड एडवाइस टू द गवर्नर। तो गवर्नर को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड असेंबली, रिलेटेड गवर्नमेंट एक्शंस, फंक्शंस, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो कम्युनिकेशन होगा वो पूरा कम्युनिकेशन किसको ट्रांसफर किया जाएगा, बताया जाएगा गवर्नर को। ये ड्यूटी किसकी होगी, चीफ मिनिस्टर की होगी। वही चीजें यहां पे लिखी हुई है, चलिए देखते हैं। अंडर आर्टिकल 167 द चीफ मिनिस्टर सर्व एज द प्रिंसिपल कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्लियर बात है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो भी बातें होंगी वो ले जाकर के, मतलब गवर्नर है और यहां पर हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली है और यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बैठता है, तो इनकी जो भी बातें होंगी वो सीएम ले जाकर के गवर्नर तक पहुंचाएंगे। ये ऐसी व्यवस्था है, ठीक है। द सीएम मस्ट कम्युनिकेट ऑल कैबिनेट डिसीजंस टू द गवर्नर। जो भी कैबिनेट के डिसीजन होंगे वो सारे जाकर के किसको बताएंगे, वो गवर्नर को बताएंगे। ये याद रख लेना। फर्निश एनी इंफॉर्मेशन डीम्ड और प्लेस मैटर बिफोर द काउंसिल ऑफ गवर्नर रिक्वायर्स। क्लियर है। इफ द काउंसिल इफ द गवर्नर रिक्वायर्स, अगर मान लो गवर्नर कोई इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो देना पड़ेगा।
या आप ऐसे याद रख लो कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर उनको लगता है तो ये सीएम की ड्यूटी होगी उनको देना, ठीक है। द सीएम ऑल्सो एडवाइज द गवर्नर ऑन की अपॉइंटमेंट्स इंक्लूडिंग द एडवोकेट जनरल, स्टेट पीएससी मेंबर एंड द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स। याद रखना, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो हैं या जो पीएससी के मेंबर्स हैं या एडवोकेट जनरल, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर करते हैं। देखना यहाँ पे हमें एग्जाम फंसाता है, हम यहाँ पे पढ़ते तो हमारे दिमाग में रह जाता है अरे तो सीएम है, ऐसा नहीं है। कौन कर रहा है? तो गवर्नर कर रहे हैं। किसके एड एंड एडवाइस, मतलब किससे एडवाइस पे कर रहे हैं? तो वो सीएम के एडवाइस पे कर रहे हैं, ऐसे याद रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर्स इन द रिलेशन टू स्टेट लेजिस्लेचर, कुल मिलाकर के रूलिंग पार्टी के लीडर हैं तो सारे पावर इनके पास है। स्टेट के जितने डिसीजन लगभग होंगे वो सारा यही लोग लेंगे। अपोजिशन क्या कर सकता है? अल्लाह वल्लाह कर सकता है, थोड़ा बहुत करने दो। एज द लीडर ऑफ हाउस द चीफ मिनिस्टर ऑक्युपाइज अ सेंट्रल पोजीशन इन स्टेट्स लेजिस्लेटिव प्रोसेस। क्लियर है? द सीएम एडवाइज द गवर्नर ऑन क्रिटिकल प्रोसीजरल मैटर इंक्लूडिंग समनिंग लेजिस्लेटिव असेंबली सेशंस, प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस एंड डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली व्हेन नेसेसरी। एक लाइन में समझिए, जो हाउस की कॉलिंग होती है ना, मतलब असेंबली के पहले बैठक को, सेशन को कौन बुलाता है? समन कौन करता है? गवर्नर करते हैं। किसके एडवाइस पे? सीएम के एडवाइस पे। प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस कौन करता है? गवर्नर करते हैं। किसके एडवाइस पे? सीएम के एडवाइस पे। और डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर उनको लगता है कि सरकार गिरा देनी है, इस लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए, तो भी वो सीएम गवर्नर को कह सकते हैं और वो डिसॉल्व कर देंगे। क्लियर है? सिंपल बातें हैं, बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दोगे चीजें आ जाएंगी। बियॉन्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन द चीफ मिनिस्टर सर्व एज द प्राइमरी स्पोक पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। आप जानते हैं हाउस के अंदर जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उनको कौन उनके लिए जवाबदेह होता है या जवाबदेही किसकी होती है? तो वो जवाबदेही होती है हमारे सीएम की। वो स्पोक पर्सन है हमारे गवर्नमेंट के। याद रखना कि गवर्नमेंट के स्पोक पर्सन कौन होते हैं? प्राइमरी स्पोक पर्सन, तो वो सीएम होते हैं। एवरी मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव, बजट प्रपोजल एंड लेजिस्लेटिव एजेंडा फ्लो थ्रू द सीएम्स ऑफिस। जितने भी बड़े बड़े काम है सरकार के, जैसे कि बजट प्रपोजल हो गया, कोई पॉलिसी को ले आना, या कोई लेजिस्लेटिव एजेंडा हो गया, जो भी सरकार के बड़े बड़े काम है वो सब किसके अंडर में हो रहे हैं? सीएम के अंडर से हो रहे हैं। तो सीएम के ऑफिस से होकर कहीं जाते हैं, मतलब सीएम के बिना अप्रूवल के नहीं होगा, सीएम से डिस्कशन करना पड़ेगा। द चीफ मिनिस्टर आंसर्स क्वेश्चन, पार्टिसिपेट इन डिबेट्स। अब ये पार्टिसिपेट इन डिबेट करेंगे कि नहीं? भाई हाउस के डिबेट चल रहा है, कोई बिल पे डिस्कशन चल रहा है, डिबेट चल रहा है, तो उसमें चीफ मिनिस्टर पार्टिसिपेट करेंगे, क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के स्पोक पर्सन है। एंड गाइड्स द गवर्नमेंट्स लेजिस्लेटिव स्ट्रेटजी टू इंश्योर स्मूथ पैसेज ऑफ बिल्स, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पार्टीज इलेक्टोरल मैंडेट। क्लियर है? द सीएम लीडरशिप एक्सटेंड्स द मैनेजिंग कोलिजन डायनेमिक्स। अब देखो, अगर इनका काम है कि भाई कोलिजन की गवर्नमेंट है तो सभी लोगों से आपस में कम्युनिकेशन करते रहे कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, सब लोग ठीक ठाक तो ऐसा चलेगा। मेंटेनिंग पार्टी डिसिप्लिन, भाई हेड मुखिया है, अब मैं मान लो कि क्लास का मॉनिटर बना हुआ हूं, तो मेरा काम क्या है? शांत बैठो है, शांत बैठो है, शांत बैठो, ऐसा करना। तो सभी लोगों की डिसिप्लिन को बनाए रखना किसका ड्यूटी है? सीएम का ड्यूटी है, ऐसे याद रखिए। एंड नेगोशिएटिंग विथ ऑपोजिशन पार्टीज व्हेन नीडेड, जो भी ऑपोजिशन की पार्टी है उससे नेगोशिएशन, जैसे मान लो कोई बिल है और पास नहीं हो रहा है, या कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो जरूरी है अपोजिशन के साथ बात करना, तो वो कौन करेगा? हमारे सीएम साहब करेंगे। दिस रूल रिक्वायर्ड एक्सेप्शनल पॉलिटिकल एकुमेन एज द सीएम मस्ट बैलेंस डाइवर्स इंटरेस्ट while maintaining the government's stability and advancing its policy agenda। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पिक्चर यहां तक काफी हद तक आपको क्लियर हो गया है। अब सीएम सिर्फ गवर्नमेंट के हेड, पॉलिसी और इन्हीं में नहीं है भाई, प्लानिंग है, और भी चीजें हैं, डिजास्टर हो सकता है राज्य में, तो इन सबके भी हेड मतलब सीएम को होना पड़ेगा। आप ऐसा समझिए कि सीएम अपने पॉलिटिकल पार्टीज के और जो हाउस में हैं वो तो हैं ही, उसके अलावा उनके कुछ एडिशनल पावर भी हैं या एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। देखिए, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शंस क्या है? बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी द चीफ मिनिस्टर अज्यूम्स न्यूमरस रोल दैट मेक द पोजीशन वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग इन इंडियन गवर्नेंस। क्लियर है?
The CM wears multiple hats, functioning simultaneously as an administrator, politician and public representative. क्लियर है? देखिए, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो है, ये जो चेयर द स्टेट प्लानिंग बोर्ड, स्टेट का जो प्लानिंग बोर्ड होता है उसका चेयरपर्सन कौन है, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो वो सीएम है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। सेटिंग डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, क्लियर है? अब भाई प्लानिंग कमीशन के वो हैं, चेयरपर्सन है प्लानिंग बोर्ड के, तो जो भी डेवलपमेंट के पॉलिसीज होंगी उनको सेट करेंगे कि नहीं, लोगों के साथ बात करेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, अच्छे अच्छे विकास होगा राज्य का, देखो कितना विकास हो रहा है, ठीक है। एंड रिसोर्सेज एलोकेशन स्ट्रेटजीज फॉर द स्टेट्स ग्रोथ, ठीक है। फेडरल कोऑर्डिनेशन, सर्व एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द जोनल काउंसिल बाई रोटेशन and participates in the inter-state council and नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल। क्लियर है? ये याद रखना कि इनका पार्टिसिपेशन नीति आयोग में भी रहता है और जो गवर्निंग काउंसिल है उनमें भी रहता है। और ये जो जोनल काउंसिल हमारी बनी है ना, उसमें हमने पढ़ा था कि जोनल काउंसिल के वाइस चेयरमैन जो होते हैं वो स्टेट्स के सीएम्स को रोटेशनल बेसिस पे बनाया जाता है 2-2 साल के लिए, ठीक है। क्राइसिस मैनेजमेंट, एक्ट्स एज द स्टेट्स चीफ क्राइसिस मैनेजर ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर, सिविल अनरेस्ट एंड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज, कोऑर्डिनेटिंग रिस्पांस एफर्ट्स। कुल मिलाकर के क्या है कि जैसे मान लो कोई हादसा हो गया, आपदा हो गया, उस समय क्राइसिस मैनेजर के फॉर्म में कौन काम करेगा? सीएम करेंगे, ऐसे याद रखो। पॉलिटिकल लीडरशिप, लीड्स द रूलिंग पार्टी इन द स्टेट, मैनेजेस कोलिजन पार्टनर्स एंड सर्व एज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। आप जानते हैं कि पॉलिटिकल हेड कौन है, तो पॉलिटिकल लीडरशिप कौन संभाल रहा है? तो भाई सीएम को ही संभालना होगा, चाहे कोलिजन की गवर्नमेंट हो या पॉलिसीज मेकिंग हो या ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट जो भी काम है वो किसके अंडर में हो रहा है? सीएम। हम रोज न्यूज में देखते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, ठीक है। पब्लिक इंटरफेस, सर्व एज द चीफ स्पोक पर्सन फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, आप बता चुका हूं। रिसीव्स पब्लिक रिप्रेजेंटेशंस, आप जानते हैं भाई पब्लिक के ये वो हैं, जनता के लीडर हैं, तो जनता के लीडर है तो जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता की समस्या सुनना पड़ेगा और उन समस्याओं का निदान भी देना पड़ेगा, आप ऐसे याद रख लीजिए। एड्रेसेस सिटीजन ग्रेवियंस एंड मेंटेन डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट, हमारे पूरे उसमें 10, 20, 50 स्टार जितने आपको बनाना हो बना लो। वन डे एग्जाम अगर दे रहे हो या मेंस आंसर राइटिंग में भी रेफरेंस मारोगे तो बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। नहीं, अगर मेंस और आईएएस वाले बच्चे थोड़ा इस पे कम भी ध्यान देंगे तो चलेगा, लेकिन स्टेट सिविल सर्विस, एसएससी, पीएससी के जो बच्चे हैं उनको आर्टिकल एकदम तोते जैसा रटना है। जितने आर्टिकल हमने डाले हैं ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको एकदम रट्टा मार के छोड़ना है, चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं दूंगा, फैक्ट आप रटोगे। फैक्ट मैं मतलब दे ही रहा हूं, रटने का काम तो आप ही को करना पड़ेगा ना। समझने वाली चीजें मैं समझा दूंगा, अगर आप रटते नहीं हैं तो फिर क्या मतलब? रटने का मतलब क्या है? चीजों को याद कर लेना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं एकदम तोता ही बन जाओ बैठ करके, ठीक है। देखिए की कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स गवर्निंग चीफ मिनिस्टर, देखो पहले आर्टिकल 163, 64, 66, 67। तो आर्टिकल 163 क्या है? एडवाइजरी काउंसिल establishes that the council of ministers led by chief minister shall aid and advise the governor in the executive functions except in the matter where the governor has discretionary power। अब गवर्नर के अपने भी पावर है, उनके डिस्क्रिशनरी पावर के अलावा जो भी काम है वो किसके एड एंड एडवाइस पे चलता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसके हेड कौन है? चीफ मिनिस्टर है, ऐसे याद रख लीजिए। आर्टिकल 164 अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर governs the appointment of chief minister and ministers by the governor। आप जानते हैं, मैंने बोला था कि चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो गवर्नर करते हैं हमारे, याद रखना। their tenure during the governor's pleasure, हमने पढ़ा है कि प्लेजर ऑफ गवर्नर पे ये सभी लोग हैं, अगर एग्जाम में आए तो आपको लगाना है। द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू लेजिस्लेटिव असेंबली, मैंने बोला था कि किसके लिए इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब सिंग टुगेदर और स्विम टुगेदर की थ्योरी हमने पढ़ी थी जब हम प्राइम मिनिस्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। मतलब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक ने रिजाइन मार दिया, सब रिजाइन मारने जाएंगे, ऐसा समझ लो। तो साथ चलेंगे साथ मरेंगे, ऐसा वाला। आर्टिकल 166 बिजनेस कंडक्ट प्रिस्क्राइब हाउ द बिजनेस of the state government shall be conducted
एंड हाउ ऑर्डर शैल बी ऑथेंटिकेटेड इन द नेम ऑफ गवर्नर। कुल मिलाकर के जो भी बिल फटता है वो किसके नाम पे फटता है? गवर्नर के नाम पे। और फाड़ता कौन है? तो सीएम साहब। अरे अच्छे शब्दों में अगर बोलें तो ये ऐसा है कि जो भी काम होता है सरकार का वो कौन करता है, क्या होगा, क्या मैनर होगा, कैसे होगा, वो सब सीएम के साथ सीएम स्टार्ट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के लिए। अंडर आर्टिकल 166 किसके नाम पे होगा? तो गवर्नर साहब के नाम पे होगा, ऐसे याद रखिए। आर्टिकल 167 सीएम्स ड्यूटी, क्या ड्यूटी है भाई? तो इंफॉर्मेशन देना, किसको? गवर्नर को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बातें जाकर के गवर्नर को बताना, ठीक है। या अगर कोई इंफॉर्मेशन लेजिस्लेचर से रिलेटेड गवर्नर को चाहिए तो वो कौन देगा? सीएम देंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन चैनल कौन है? तो सीएम है। ऐसे याद रखो। देखो, स्पेशली आउटलाइंस द सीएम द चीफ मिनिस्टर्स ऑब्लिगेशन टू कम्युनिकेट काउंसिल डिसीजन टू द गवर्नर एंड फर्निश इंफॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड। मैंने पहले ही बोल दिया, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो देंगे, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बातें हैं उनको कम्युनिकेट करना किस तक? गवर्नर तक कम्युनिकेट करना, ठीक है। चलिए, कुछ यूपीएससी के लिए बातें हैं, और यूपीएससी क्या सबके लिए हैं, ये बातें एग्जैक्टली ऐसी हैं कि जो भी अभी तक हमने देखा है ना, जो भी मतलब व्यवस्थाएं देखी हैं, उन्हीं का ये कोर होल एंड सोल है। तो देखिए, द मोस्ट क्रूशियल कॉन्सेप्ट फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन is recognizing that while the governors formally hold executive authority, this power is exercised on the aid and advice, आप जानते हैं, advice of the chief minister who command majority support the legislative assembly। क्लियर है? जो भी गवर्नर का काम होता है वो गवर्नर के नाम पे होता है। गवर्नर किसके एडवाइस से करते हैं? तो चीफ मिनिस्टर के एडवाइस से करते हैं। और वो कौन है? तो लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजोरिटी के सपोर्ट से बनाए गए हैं। ऐसे याद रखो। गवर्नर्स डिस्क्रिशनरी पावर आर एक्सट्रीमली लिमिटेड। इनके अपने मतलब संज्ञान से किए जाने वाले काम जो है ना वो बहुत लिमिटेड है। जैसे हम गवर्नमेंट हो गया या कोई ऐसी स्थिति आ गई तब वो अपने संज्ञान का उपयोग कर सकते हैं, अदरवाइज तो इधर ही काम करते हैं ज्यादातर टाइम, ठीक है। कैन नॉट बी यूज आर्बिटरी टू डिसमिस अ सीएम हु एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। हमने पढ़ा था एसआर बोमई केस कि जब तक उनको कॉन्फिडेंस मिला हुआ है हटाए नहीं जाएंगे। जनरल टेन्योर कितने दिन का है सीएम का? जनरल टेन्योर बोल रहा हूं, नहीं तो आप याद रखना कोई फिक्स टर्म नहीं है, कभी भी सरकार गिर सकती है, ठीक है। जनरल कंडीशन में अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखना कितने? 5 ईयर। ऐसे गड़बड़ मत कर देना कि आपने 5 ईयर लिखा था तो हम वहीं लगा रहे हैं। इसीलिए पढ़ने के बाद मैं बार बार स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि एमसीक्यू बहुत जरूरी है। वो ऐसा ही है, बिना गाड़ी के फंडामेंटल रूल्स को जाने गाड़ी भगाना एक्सीडेंट होगा। पहले गाड़ी के फंडामेंटल रूल्स को जान लो कि एक्सीलेटर है, ब्रेक है, क्लच है, स्टीयरिंग है, जो भी चीजें हैं, और उसके बाद फिर गाड़ी चला के भी तो देखना पड़ेगा। तो आपको एमसीक्यू भी लगाना पड़ेगा और स्टडी भी करनी पड़ेगी, लेकिन पहले स्टडी देन एमसीक्यू। चीजों को पहले जानोगे तब तो एमसीक्यू लगाओगे। तो ये दोनों चीजें हैं। चलो, द चीफ मिनिस्टर्स ऑथोरिटी फ्लोज नॉट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अलोन बट फ्रॉम डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी, द मेजोरिटी सपोर्ट इन द इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर है? हमने पढ़ रखा है। द प्रिंसिपल इंश्योर्स दैट द रियल पावर रेस्ट्स विथ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। मेन पावर किसके पास है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्योंकि सीएम कब तक है? जब तक इलेक्टेड मेंबर्स का सपोर्ट मिला हुआ है। सपोर्ट नहीं है तो सीएम गए। क्लियर है? और सीएम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसे याद रखो। मेंटेनिंग द सुपरमेसी ऑफ द डेमोक्रेटिक विल इन इंडियाज पार्लियामेंट्री सिस्टम। बट ऑब्वियस है, डेमोक्रेसी है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो जनता के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन ले रहे हैं जनता की भलाई के लिए। क्या गजब की भलाई हो रही है। लेकिन कभी कभी आप ये देख सकते हैं, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं जनरली बोल रहा हूं, नहीं तो आप बोलेंगे कि कटाक्ष मार रहा हूं मैं। भलाई हो रही है, आप देखिए ना कितने सारे। रिमेंबर, इन क्वेश्चन अबाउट सेंट्रल स्टेट रिलेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ऑलवेज एनालाइज वेदर द सीएम हैज मेजोरिटी सपोर्ट। दिस single factor determines the legitimacy and stability of the state government in India's federal structure। कुल मिलाकर के जब तक सपोर्ट है तब तक सीएम बने रहेंगे। बाकी यहां पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू इतना देर झेलने के लिए।